हेलो एवरीवन। वेलकम टू साइकाट्रिस्ट लाइफ। मेरा नाम पल्लवी शर्मा है। मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ। मेरे साथ डॉक्टर राहुल चंडोक है, सीनियर कंसल्टेंट साइकाट्रिस्ट जो 20+ ईयर से दिल्ली एनसीआर में प्रैक्टिस कर रहे हैं। वेलकम डॉक्टर चंडोक। वेलकम व्यूअर्स। वेलकम व्यूअर्स। थैंक यू पल्लवी। सो व्यूअर्स, आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है मेंटल हेल्थ इश्यूज ऑफ कैंसर पेशेंट एंड केयर गिवर्स। सो आइए हम अपना एक केस ले लेते हैं। तो अचानक रिसेंटली मेरे को एक नोन ने बताया है ये चीज कि एक 45 ईयर ओल्ड फीमेल है जिनका रिसेंटली कैंसर डायग्नोस हुआ है। सर्विकल कैंसर डायग्नोस हुआ है। एंड जिसके वजह से वो काफी ज्यादा परेशान हो चुके हैं, काफी डिस्ट्रेस हो चुके हैं। बिकॉज उनके फैमिली में उनके दो छोटे बच्चे भी हैं, हस्बैंड है। एंड इस डायग्नोसिस से उनके साथ साथ सारे फैमिली मेंबर्स पे काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा हुआ है। सभी डरे हुए हैं, सभी घबराए हुए हैं इस बात से कि ये चीज उनको पता चली है, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान रहती हैं, सो नहीं पाती हैं, जब देखिए रोती रहती हैं, चिड़चिड़ाहट बहुत ज्यादा होती है, इसी चिंता में लगी रहती हैं कि ये चीज ठीक होगी नहीं होगी, ट्रीटमेंट काम करेगी नहीं करेगी। बिकॉज उन्होंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं और सुने हैं जहाँ पे ट्रीटमेंट काम नहीं कर रहा है। और उन्होंने बहुत सारे मल्टीपल ओपिनियंस लिए हैं, डॉक्टर्स को दिखाया है। सबने एक ही चीज बोली है कि हाँ, डायग्नोसिस इज देयर, इट इज ट्रू। बट वो ये चीज एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही हैं कि ऐसा उनको उनके साथ कुछ हो सकता है। एंड बहुत ही अनविलिंग है वो इस बात को समझने के लिए कि उनको ट्रीटमेंट स्टार्ट करनी चाहिए। जिसकी वजह से उनके फैमिली डॉक्टर ने उन्हें एक साइकाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट को दिखाने की सलाह भी दी है। बट उसके लिए भी वो काफी रिलक्टेंट हो रहे थे कि मैं वहाँ किस लिए जाऊं, मैं किस वजह से जाऊं, मैं इसी चीज से काफी ज्यादा परेशान। तो सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस स्थिति में हम उनके लिए क्या कर सकते हैं और क्या व्यक्ति को करना चाहिए। सो देखिए, जैसे जैसे कैंसर केसेस बढ़ रहे हैं, डायग्नोसिस टेक्निक्स इम्प्रूव हो रही हैं। सो हम जी। जल्दी कैंसर को पकड़ पा रहे हैं, पर इसीलिए उसका जो इम्पैक्ट है जी। वो भी एक यंगर एज या मिडिल एज पे ज्यादा पड़ रहा है। जबकि फैमिली मेंबर्स या तो छोटे बच्चे होते हैं या वो खुद यंग होते हैं, जिनको अपने पेरेंट्स निर्भर करनी पड़ती है, तो इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत आता है। बट ये समझना होगा कि सारे कैंसर लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होते। कैंसर की अपनी स्टेजेस होती हैं, इसके हिसाब से उसका प्रोग्नोसिस दिया जाता है, ये बताया जाता है कि भाई आपकी लाइफ पे कैसा इम्पैक्ट रहेगा। और जी। कई प्रकार के इलाज आजकल संभव हैं। सो जितनी जल्दी आप इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ ये डायग्नोसिस है, ये जैसे बाकी बीमारियों का डायग्नोसिस होता है, जी। उसमें भी आप एक्शन लेना होता है, उसी तरीके से इसमें भी आप एक्शन लेना है और इलाज शुरू कराना है। क्योंकि जी। जब इलाज शुरू किया जाएगा उसके बाद ही ये चीज कई चीजें फाइनल हो पाएंगी कि कैसे आगे बढ़ना है। तो बिना संकोच के आपको अपने डॉक्टर्स की राय मानते हुए आपको आगे बढ़ना चाहिए और इलाज को शुरू करवाना चाहिए। ये बात ठीक है बिल्कुल कि साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है इस डायग्नोसिस का। जी। पर अगर आप सही टाइम पे इलाज शुरू नहीं करते हैं तो उससे नुकसान ज्यादा होता है। जी। जी। डॉक्टर लोग, आजकल अगर जैसे आपने शेयर किया, बहुत ही कॉमन ही डायग्नोसिस हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली कैंसर काफी हाइक में है, बहुत बढ़ रहा है। सो क्या हम ऐसा समझ सकते हैं कि 40% या 1/3 लोगों को जिनको डायग्नोस हो रहा है उसके साथ कुछ मेंटल हेल्थ इश्यूज भी आएंगे होने? तो मेंटल हेल्थ इश्यूज काफी बड़े सेक्शन में देखे जाते हैं, जी। बिकॉज ये एक ग्रेव डायग्नोसिस माना जाता है। बट साथ साथ ये भी है कि सारे कैंसर मैलिग्नेंट नहीं होते, सारे कैंसर्स रैपिडली स्प्रेडिंग नहीं होते। और जी। कौन सी स्टेज पे ये डायग्नोसिस हो रहा है वो बहुत मैटर करता है। ठीक है। बहुत सारे हमारे कैंसर सर्वाइवर्स हैं, सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने इसका सामना किया है और उसके बाद भी एक अच्छी लाइफ लीड कर रही हैं। जी। ठीक है। सो होप गिव अप नहीं करनी चाहिए। ठीक है।
और जल्दी से जल्दी इसका इलाज कराना चाहिए। देखिए, हमें एक चीज समझनी होगी कि अगर मेंटल हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं तो हमें उन्हें एड्रेस करना होगा, चाहे वो एंजाइटी इश्यूज हैं, चाहे वो डिप्रेशन इश्यूज हैं। जी। जी। सर, कॉमनली एंजाइटी डिप्रेशन के अलावा किस तरह के सिम्टम्स देखे जा सकते हैं कैंसर पेशेंट में, या जिनको डायग्नोसिस हुआ है, या फिर जो ठीक हो रहे हैं, जो बेटर हो रहे हैं उससे, एंड जो उनके आसपास के लोग हैं, किस तरह के हम इश्यूज देख सकते हैं? तो स्टार्टिंग में सीवियर एंजाइटी इश्यूज जिन्हें हम पैनिक अटैक्स भी कह सकते हैं, वो देखे जाते हैं। जी। और जैसे ये डायग्नोसिस की न्यूज सिंक इन करती है, धीरे धीरे पर्सन कई बार विड्रॉन हो जाता है और नेगेटिव थॉट्स उसे घेर लेते हैं। वो बहुत कॉशियस होकर जीने लगते हैं, जिसकी वजह से कई बार ओसीडी जैसे सिम्टम्स या सिवियर डिप्रेशन सिम्टम्स देखे जाते हैं। हमें ये समझना होगा कि इनका इलाज कराना भी उतना ही जरूरी है जितना कि कैंसर का, क्योंकि मेंटल हेल्थ इश्यूज आपकी बीमारी से लड़ने की ताकत को घटा देते हैं, जी। जिस वक्त आपको बहुत जरूरत होती है। सो राइट। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनका डायग्नोसिस अगर किसी को ये समस्या है तो साथ साथ किया जाए और इलाज साथ साथ शुरू किया जाए। राइट। अच्छा, क्या इस तरह के जो इलाज स्टार्ट करते हैं, उनका कैंसर का डायग्नोसिस है, उस पर कुछ इम्पैक्ट पड़ता है? बिकॉज काफी लोग इस बात से भी परेशान हो जाते हैं कि वो अब ट्रीटमेंट अपने आप में ही काफी टैक्सिंग है, बहुत फटीग क्रिएट करती है, या बहुत ज्यादा फिजिकल चेंजेस लाती है। सो लोग इस वजह से भी हेजिटेंट रहते हैं कि हम किस तरह से दोनों का इलाज कराएंगे। तो उस केस में किस प्रकार से किया जाए? तो देखिए, ठीक है, देखिए ऐसा है कि आजकल के बात करें तो मेंटल हेल्थ इश्यूज के लिए जो दवाइयां इस्तेमाल की जाती हैं वो बहुत सेफ हैं, उनकी जी। टॉलरेबिलिटी बहुत अच्छी। तो राइट। पेशेंट्स को भी हम दो सेक्शन में बांट सकते हैं। एक वो जिसमें पहले से ही मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं और उनकी कुछ रेगुलर दवाइयां चल रही हैं, और दूसरे वो जिनका अभी मेंटल हेल्थ डायग्नोसिस हुआ है, यानी कि एंजाइटी डिप्रेशन या कुछ और उनको हुआ है। तो जिनको पहले से ही समस्या है उनको या तो वही दवाइयां कंटिन्यू कर दी जाती हैं अगर वो बाकी कैंसर मेडिसिन के साथ कंपैटिबल होती हैं, या फिर उनको मॉडिफाई कर दिया जाता है ताकि दोनों इलाज साथ साथ चल सके। दूसरी तरफ जिनको अभी शुरुआत हुई होती है, अभी बहुत सारी साइकेट्री की दवाइयां हैं जो कि बहुत सेफ हैं, जी। टॉलरेबिलिटी अच्छी है। ठीक। जी। और उससे नेगेटिव थिंकिंग को हम काफी हद तक घटा पाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कैंसर पेशेंट्स में या तो एपेटाइट खत्म हो जाती है या नींद खत्म हो जाती है। ठीक है। जी। सो उन केसेस में डेफिनेटली पॉसिबल होती है। ठीक है। और एंटी डिप्रेसेंट से उसमें काफी अच्छा रिजल्ट देखा जाता है। जी। डॉक्टर लोग, बहुत बार लोग इससे ओवरकम कर जाते हैं, रिमिशन में आ जाते हैं, कैंसर खत्म भी हो जाता है। उसके बाद भी क्या चांसेस हैं कि उनके मेंटल हेल्थ इश्यूज पर्टेनिंग दिस टॉपिक या दिस सिचुएशन कंटिन्यूस, कि बहुत बार इस तरह के विचार भी आते हैं कि दोबारा ना हो जाए, अगर हो गया तो कैसे करेंगे, उनको वापस लाइफ में ढलने में थोड़ा समय लगता है, तो उस केस में क्या किया जाए? सो देखिए, पहली चीज तो यही समझने की है कि कुछ कैंसर्स के वापस आने के चांसेस रहते हैं, और कुछ कैंसर्स होते हैं जिनका अगर हमने सर्जिकली वो ऑर्गन हटा दिया या हमने उन्हें अच्छे से रिमूव कर दिया और उसके बाद थेरेपीज हुई हैं, तो उनके दोबारा आने के चांसेस कम हो जाते हैं। जी। बट डेफिनेट सी बात है कि किसी को भी ऐसा डायग्नोसिस हो जाता है तो वो हमेशा के लिए एक चिंता के साए में जीना शुरू कर देता है। ठीक है, उसे ये चिंता रहती ही रहती है कि क्या होगा अगर ये वापस आ गया तो क्या। ठीक है। बट जी। मेरे लिए आपको स्ट्रेंथ देनी चाहिए, और जितनी आपके पास इसके रिमिशन यानी कि उस बीमारी के खत्म हो जाने के बाद से जो आपकी हेल्थ है उस पर फोकस करना चाहिए। अपनी जिंदगी को और अच्छे से जीने के लिए, अपने परिवार के साथ जीने के लिए कोशिश रहनी चाहिए कि जितने भी टाइम आपको मिलता है वो आप अच्छे से पॉजिटिव वे में उनके साथ बिताएं। जी।
तो अच्छा ना, बहुत बारी ऑर्गन या बॉडी पार्ट लॉस होने से भी या हेयर लॉस होने से काफी सेल्फ इमेज इश्यूज लोगों में आने लगते हैं, उनको परेशानी इस वजह से भी होती है, या इस तरह के गिल्ट भी महसूस करने लगते हैं कि हम अपने फैमिली मेंबर्स पे बर्डन बन चुके हैं। क्या हमने सरवाइव किया, किसी और ने सरवाइव नहीं किया है, या हमें हो गया, हमें क्यों हुआ है, हमने तो कभी लाइफ में ऐसा चीज नहीं किया है, या छोटे छोटे बच्चों को हो रहा है। सो इस तरह की जो भावनाएं ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट चल रही हैं या इन दैट फेज ऑफ ट्रीटमेंट चल रही है, उस उससे किस तरह से कोप अप किया जाए, कैसे डील किया सो देखिए, जब हम इससे निकल आते हैं, ठीक है, तो हमारे पास कई बार मेडिसिन के जो साइड इफेक्ट्स होते हैं, या थेरेपी, कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी के जो साइड इफेक्ट्स होते हैं, वो रह जाते हैं। जिसकी वजह से, और अगर हमारे को सर्जरी गो थ्रू करनी पड़ी है, तो उसके भी इश्यूज रहते हैं। ब्रेस्ट जाए? रिमूवल है, या हेयर लॉस है, या और कोई लिम्ब लॉस है, ये इश्यूज रहते हैं, और इसकी वजह से सेल्फ इमेज इश्यूज डेफिनेटली आते हैं। अब इसमें से कुछ इश्यूज डेफिनेटली रिवर्सेबल रहते हैं, जैसे हेयर लॉस बहुत बार आपके दोबारा से ठीक हो जाता है, ठीक है। और जी। कुछ जैसे लिम्ब लॉस है, या ब्रेस्ट रिडक्शन किया गया है, तो वो रिवर्सेबल नहीं होता है, ठीक है। कई राइट। बार कुछ प्रोसेस अवेलेबल होते हैं, आर्टिफिशियली आपके सर्जन्स आपको हेल्प कर सकते हैं अपना इमेज और फिगर गेन करने में। और कई बार हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है कि यही एक चीज हमारी आइडेंटिटी को से नहीं जुड़ी हुई। हमारी आइडेंटिटी सिर्फ एक पार्ट पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। जी। हमारी आइडेंटिटी हमारी सोच से जुड़ी हुई है। सो इफ वी कम अक्रॉस एज अ पॉजिटिव पर्सन, डेफिनेटली अंतर आता है। जी। Dashna, a lot of times very difficult for the family members जो देखभाल कर रहे हैं, जो लोग उनको देख रहे हैं कंटिन्यूअसली कि किस तरह से चीजें आ रही हैं। सो फैमिली इससे किस तरह से कोप करे, बिकॉज बर्डन्स बहुत ही अलग अलग टाइप के उन पे भी होते हैं, चाहे फिजिकल, इमोशनल कहिए, फाइनेंशियल कहिए। सो उस वक्त में फैमिली मेंबर्स किस तरह से सपोर्ट करें जो पर्सन इस चीज से गुजर रहे हैं? तो देखिए, कैंसर का इलाज काफी लंबा रहता है, काफी इंटेंसिव होता है, और कई बार बहुत एक्सपेंसिव भी हो जाता है। जी। और अ, उसमें कंटिन्यूअसली डॉक्टर्स के साथ इंटरेक्शन, मेडिकल पर्सनल्स के साथ इंटरेक्शन, एडमिशंस, ये सब चीजें जुड़ी रहती हैं, जिसका डेफिनेट सी बात है कि केयर गिवर्स पे एक बहुत बड़ा टॉल रहता है। उन्हें एक अपने, कई बार अपनी टाइम की, कई बार अपने पैसे की बहुत आवश्यकता रहती है, ठीक है। काम नहीं कर पाना, छुट्टियां लेना, और फाइनेंशियली एक्सपेंसेस होना, ये डेफिनेटली उनके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रभाव रहता है। जी। बट हमें अ, ये समझना, और बहुत बार ऐसा होता है कि वो फटीग हो जाते हैं, थक जाते हैं। और कई बार patient का जिसका इलाज चल रहा होता है, वो बहुत ही चिड़चिड़ा हो जाता है, बिहेवियरल इश्यूज आ जाते हैं, तो केयर करनी बहुत मुश्किल हो जाती है। सो जाहिर सी बात है कि केयर गिवर्स भी कई बार बहुत समस्याएं फील करते हैं। उनमें लॉस ऑफ लव्ड वन को लेकर के भी होता है। एक एंजाइटी बनी रहती है कि कब क्या होगा, ठीक है। जी। और साथ ही साथ अ, अगर बहुत लंबा टाइम से वो केयर कर रहे हैं, और जो पेशेंट है उसके भी बिहेवियरल इश्यूज हैं, तो डिप्रेशन भी देखा जाता है, जी। ठीक है। सो उनको इस बात को लेकर के डेफिनेटली हेल्प सीक आउट करनी चाहिए, ठीक है। हम उनकी सिचुएशन पे वर्क नहीं कर सकते, बट उनकी मेंटल स्ट्रेंथ पे डेफिनेटली वर्क कर सकते हैं। उनकी राइट। पॉजिटिविटी बढ़ाई जा सकती है, और उनकी एंजाइटी डिप्रेशन को ठीक किया जा सकता है। जी। दौशन लोग ऐसे क्या चीजें सब लोग कर सकते हैं कि हम इस चीज से बेटर मैनेज करें, किस तरह से एक दूसरे को सपोर्ट कर पाए ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर टाइम? बिकॉज बहुत बार ये भी देखा गया है कि चाहे वो पेशेंट हो, चाहे वो केयर गिवर्स हो, एट टाइम्स वो इतने ओपन नहीं हो पाते हैं, ना ही ये चीजें शेयर कर पाते हैं कि हमें ये समस्या हो रही है या हमें ये दिक्कत हम फेस कर रहे हैं।
बिकॉज उनको लगता है कि अब शेयर करेंगे तो जैसे जो पेशेंट उनको लगता है केयर गिवर्स परेशान होंगे, केयर गिवर्स लगता है पेशेंट परेशान होंगे। अल्टीमेटली सभी परेशान रहते हैं और कोई सोल्यूशन नहीं निकलता है, बिकॉज उनको लगता है कि हम इस सिचुएशन से नहीं निकल पाएंगे। सो उस केस में किस तरह से वो हेल्प सीख कर सकते हैं, वेयर टू गो, वेयर टू सीक है। तो देखिए, सबसे सही जो और आसान तरीका ये रहता है कि जो आपके ट्रीटिंग डॉक्टर्स है आप उनसे बात करें, जी। क्योंकि वो इन सभी बातों से अवेयर होते हैं और डेफिनेट सी बात है कि वो आपकी हेल्प करने की स्थिति में रहते हैं। जी। कई बार वो आपको दवाई भी प्रिस्क्राइब कर पाएंगे, और अगर केसेस ज्यादा वर्स होंगे देन डेफिनेटली साइकेट्रिस्ट ओपिनियन सीक आउट की जाती है। राइट। राइट। ठीक है। तो सबसे आसान तरीका यही है कि प्लीज आप अपने ट्रीटिंग डॉक्टर से ये बातें शेयर करें और जी। फिर उन्हें डिसीजन। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छी तरह से हमें इस बारे में बताया है। एंड आई होप अगर कोई इस फैमिली इस सिचुएशन से जूझ रहे हैं, उनको इस बात से थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा इस चीज के लिए कि उनको क्या करना चाहिए, किस तरह से वो हेल्प कर सकते हैं एंड हेल्प ले सकते हैं। थैंक यू व्यूअर्स फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू डॉक्टर थैंक यू पल्लवी, थैंक यू व्यूअर्स, बाय। डूक।